उन गांव वालों ने एक गलती कर दी थी। समंदर में जाकर डूबी हुई नाव से कुछ चांदी उठाकर अपने पास रख ली। इसके बाद तो अपनी चांदी को वसूलने के लिए इस अवैध चांदी के अवैध मालिक ने पूरे गांव को बंधक बनाकर उनकी तब तक पिटाई की जब तक कि केंद्र सरकार ने दखल नहीं की, क्योंकि सरकार के स्थानीय सरकारी कर्मचारी जनता से सैलरी लेने के बाद भी भाई ठाकुर की चांदी का चमचा बने हुए थे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जुर्म की दुनिया के एक और बेताज बादशाह भाई ठाकुर की, जिसने डेवलप होती मुंबई के बड़े हिस्से पर सारी जिंदगी जुर्म हुकूमत की। आइए जानते हैं कौन था भाई ठाकुर, कैसे बन गया जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। आजादी के बाद दिसंबर 1953 में मुंबई के निकट वसई में रहने वाले विष्णु ठाकुर के घर एक बालक का जन्म हुआ। माँ बाप ने इसका नाम जयेंद्र रखा। ये वो दौर था जब मुंबई और वसई के बीच काफी लंबी दूरी थी और इतनी दूरी तक ये जमीन खाली थी। 70 के दशक में जब मुंबई का तेजी से डेवलपमेंट होने लगा, तब मुंबई की सीमाएं भी बढ़ने लगी। जब मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर और कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने मुंबई के आसपास की जमीन को खरीदना शुरू किया, वो लोगों को जमीन की अच्छी कीमत देकर उनकी जमीन खरीदना चाह रहे थे। लेकिन बदलते वक्त की नब्ज को पहचानते हुए इसी बीच में भाई ठाकुर ने इसका बेनिफिट उठाया। जयेंद्र ठाकुर ने, जिसे अब भाई ठाकुर के नाम से जाना जाने लगा, उसने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बड़े ही सस्ते दामों में जमीन खरीद ली, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब इस एरिया का डेवलपमेंट काफी तेजी से होगा, तो डेफिनेटली जमीन की कीमतें बढ़नी ही थी। जिसने सीधे सीधे जमीन बेच दी वो तो बचा रह गया, लेकिन जिसने जमीन या घर बेचने में आनाकानी की, भाई ठाकुर ने फिर उसे नहीं छोड़ा। इसकी वजह से इस क्षेत्र में ठाकुर फैमिली का दबदबा बनने लगा और ये फैमिली अमीर होती ही चली गई। लेकिन फादर ऑफ अंडरवर्ल्ड के नाम से जाने जाने वाले भाई ठाकुर की अपराध की दुनिया में सक्सेस के पीछे जियोलॉजिकल और सिस्टमैटिक एनवायरमेंट काम कर रहा था। आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। आजादी के बाद के समय में मुंबई की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई। देश के दूसरे हिस्सों से लोग यहाँ आकर अपना काम धंधा चलाने लगे, रोजी रोटी कमाने लगे। ये शहर देश के इकोनॉमिक कैपिटल की तरह ग्रोथ कर रहा था। देश के लोगों के साथ साथ दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मुंबई का नाम हो रहा था। इस डेवलप होती मुंबई के दो हिस्से थे। एक तो मेन मुंबई, जो पहले से ही अंग्रेजों द्वारा एक आइलैंड पर बसाई गई थी, और दूसरी थी रूरल मुंबई, जिसके भीतर बसई, विरार, नाला सोपारा जैसे इलाके आते थे। अगर आप मुंबई के पूरे मैप पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से समंदर का पानी वसई, विरार को मुंबई से अलग कर रहा है। जियोग्राफी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ के बीच पानी की इस धारा को खाड़ी कहा जाता है। इस वैसे खाड़ी उस जल क्षेत्र को कहते हैं जिसके तीन तरफ जमीन होती है। नॉर्मली अगर किसी को वसई, विरार, नाला सोपारा की तरफ से होते हुए मुंबई जाना हो तो उसे काफी लंबे रास्ते से घूमकर जाना पड़ता था। इसमें टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती थी। उस समय यह पूरा इलाका मुंबई के ठाणे जिले में आता था और मुंबई का ठाणा जिला उस समय देश का सबसे बड़ा जिला होता था। मुंबई की वसई, विरार से इस दूरी का एक बेनिफिट भाई ठाकुर को यह हुआ कि मुंबई के लोकल गैंगस्टर इस इलाके में आकर अपना धंधा नहीं चला पाते थे, क्योंकि ये काफी दूर पड़ता था। इसके अलावा मुंबई के इस इलाके को केवल एक कमिश्नर रैंक का अधिकारी हैंडल करता था। यहाँ पर पुलिस के एक डीएसपी की पोस्टिंग होती थी, जिसके साथ इंस्पेक्टर रैंक के अफसर और कुछ कांस्टेबल हुआ करते थे। यानी अपने काले कारनामों को लगातार अंजाम देने के लिए भाई ठाकुर को केवल एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को ही मैनेज करना होता था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इस एरिया में भाई ठाकुर का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। साल 1975 के आसपास जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने आम मुंबईकर की किस्मत में चार चांद लगाना शुरू किया, तो भाई ठाकुर के एरिया में भी विकास की रोशनी पहुंचने लगी। उस क्षेत्र में पानी की बड़ी किल्लत थी। लोगों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने वहां पर कुएं खोदने चाहे, लेकिन भाई ठाकुर के लोगों ने सरकार को ऐसा करने ही नहीं दिया। इसके अलावा सरकार ने लोगों की पानी की समस्या को सॉल्व करने के लिए जितने भी इंतजाम किए, उन इंतजामों की भाई ठाकुर के लोगों ने हवा निकाल दी। इसके बाद भाई ठाकुर के पास पानी के टैंकरों की एक लंबी लाइन थी। इसके जरिए भाई ठाकुर ने लोगों के पास पानी सप्लाई शुरू की और इसके बदले वो लोगों से पैसे वसूलता था। इस तरह भाई ठाकुर ने पानी बेचकर पैसे कमाना शुरू किया।
इन्हीं पैसों से वो लोगों की जमीन सस्ते दामों पर खरीद लिया करता था और फिर उन्हें ऊंचे दाम पर मुंबई के बिल्डर्स को बेच दिया करता था। इसके अलावा मुंबई के किसी बिल्डर को अगर कोई जमीन खाली कराने में दिक्कत होती थी तो वो पुलिस और कानून की मदद नहीं लेता था, सीधे सीधे भाई ठाकुर के दरवाजे में पहुंच जाता था और भाई ठाकुर अपने पावर को यूज करके जमीन के मालिक को या तो न्यूट्रलाइज कर देता था या फिर उसे इतना मजबूर कर देता था कि वो जमीन या घर छोड़कर चला जाता था। बदले में भाई ठाकुर की तिजोरी भर जाती थी। लेकिन इसके बाद भी भाई ठाकुर अपने एरिया में हफ्ता वसूली करता था। इसके साथ ही लोगों की हत्या करना उसके बाएं हाथ का खेल था। एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग और कई तरह के गैर कानूनी धंधे करके भी उसने काफी पैसा कमाया। इस वजह से उसने बेफिक्र होकर अवैध धंधे की और खूब सारी दौलत कमाई। इसके बाद भाई ठाकुर ने डी कंपनी से भी संपर्क किया और दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर अपने काले कारनामों को और भी ज्यादा बढ़ाया। डी कंपनी के साथ कनेक्शन जोड़ने से भाई ठाकुर की ताकत बढ़ गई और काम करने का तरीका बदल गया। 90 के दशक में भारत में महंगाई डायन का बोलबाला था और इसका असर अंडरवर्ल्ड के गोल्ड की स्मगलिंग के धंधे पर भी पड़ा। अब दाऊद इब्राहिम ने चांदी के बिस्कुट की भी स्मगलिंग शुरू कर दी और 8 करोड़ रुपए के चांदी के 300 बिस्किट्स का एक कंसाइनमेंट उसने मुंबई भिजवाया। जब ये वोट भाई ठाकुर के समुद्री एरिया से होकर गुजर रही थी, उसी समय एक हादसे का शिकार हो गई और समंदर की गहराइयों में चांदी के बिस्किट बिखर गए। और जब मछुआरों को इस बात का पता चला तो उन्होंने समंदर में गोता लगाया और वहां से चांदी निकालकर अपने घरों में छुपा लिया। जब दाऊद इब्राहिम को यह पता चला कि उसका सिल्वर कंसाइनमेंट भाई ठाकुर के इलाके में समुद्र में डूब गया है, तो उसने इस मामले में भाई ठाकुर से संपर्क किया और चांदी को रिकवर करने के लिए कहा। तब कहते हैं कि गांव वालों से उस चांदी को निकलवाने के लिए भाई ठाकुर ने उस पूरे के पूरे गांव को 8 महीने तक बंदी बना लिया था। चांदी के बिस्कुट निकालने के लिए भाई ठाकुर के लोग गांव वालों के साथ मार पिटाई करते थे और पुलिस भी इस मामले में हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहती थी। फाइनली ये खबर जब केंद्र सरकार तक पहुंची तो सोनिया गांधी के दखल के बाद गांव वालों को भाई ठाकुर के अत्याचार से मुक्ति मिली। आगे चलकर इस मामले पर भाई ठाकुर के ऊपर कार्रवाई भी हुई, उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। अपराध की दुनिया में अगर सिस्टम आपकी जेब में है तब भी दुश्मन आपको टपकाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही गैंग वॉर के दौरान एक दुश्मन के हमले में भाई ठाकुर की एक आंख चली गई। भाई ठाकुर के खिलाफ एक और मामला बना जो चर्चा में रहा और इसके ऊपर भी भाई ठाकुर पर केस चलता रहा। भाई ठाकुर ने निजाम अंसारी और सूरज दुबे नाम के 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी। सूरज दुबे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला था जो विद फैमिली मुंबई आया था। वहां वो नाला सुपारा में रहकर उसने भी भाई ठाकुर के एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। एक प्लांट को लेकर सूरज दुबे और भाई ठाकुर में विवाद की स्थिति बन गई। दरअसल उस प्लॉट को भाई ठाकुर खरीदना चाहता था। इसके लिए भाई ठाकुर ने सूरज दुबे को मिलने के लिए बुलाया और उसे प्लॉट को खरीदने की बात की। दरअसल भाई ठाकुर उस प्लॉट को काफी कम कीमत पर खरीदना चाहता था, इसलिए सूरज दुबे ने उस प्लॉट को बेचने से मना कर दिया। इसके बाद भाई ठाकुर के लोगों ने सूरज दुबे को मुंबई के विले पार्ले में एक शादी समारोह के दौरान गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद भाई ठाकुर के फैमिली मेंबर्स ने राजनीति में एंट्री ली। साल 1990 में भाई ठाकुर के छोटे भाई हितेंद्र ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के टिकट से एमएलए का चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद साल 1991 में महाराष्ट्र में सुधाकर नायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सूरज दुबे हत्याकांड की फाइल खुलवाई और नए सिरे से जांच करवाई। इस दौरान उस एरिया के पुलिस ऑफिसर भी बदल गए। इस दौरान रेलवे के डीआईजी एसएस राडकर ने मामले की जांच की और इस मामले में भाई ठाकुर को अरेस्ट किया गया। आगे चलकर भाई ठाकुर को पैरोल मिली और पैरोल से वो फरार हो गया। लेकिन इसके 2 साल बाद ही भाई ठाकुर और सुभाष ठाकुर के साथ कुछ अन्य लोगों को दिल्ली पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। वो इन लोगों को लेकर दिल्ली आई और फिर उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अब तक 400 लोगों की हत्याएं की है। इसके बाद भाई ठाकुर को उम्र कैद की सजा हुई। भाई ठाकुर उम्र कैद की सजा काटते हुए समय समय पर पैरोल पर बाहर आता और फिर वापस जेल में चला जाता। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी भाई ठाकुर का क्राइम वर्ल्ड बराबर काम कर रहा था। आज उम्र कैद की सजा काटकर भाई ठाकुर एक बार फिर बाहर आ गया है और राजनीति में दांव पेच आजमा रहा है। अपराध की काली कमाई से भाई ठाकुर ने अरबों रुपयों का साम्राज्य खड़ा किया। उसने अपने पैसों को कई कंपनियों में इन्वेस्ट भी किया है।
भाई ठाकुर का बंगला किसी महल से कम नहीं। उसकी पूरी जिंदगी राजश्री ठाट बाट में बीती है। उसके पास दुनिया की सबसे महंगी कारों का कलेक्शन है। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच कानून सबके लिए बराबर है और कानून का इम्प्लीमेंटेशन एक बराबर होता है? क्या अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ अपराध के जरिए कमाई गई उनकी तमाम संपत्तियों को सीज नहीं किया जाना चाहिए? क्रिमिनल के साथ साथ उसके क्राइम वर्ल्ड के नेक्सस को भी खत्म नहीं किया जाना चाहिए ताकि लोगों का कानून पर भरोसा कायम हो? वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।